कक्षा 9 अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? बताओ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? पदार्थ विज्ञान के अनुसार शुद्ध और मिश्रण पदार्थ में बांटा गया है, लेकिन हम लोग ऐसे अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं कि यह शुद्ध नमक है, शुद्ध पानी है, तो शुद्ध दूध है, शुद्ध घी है। तो उस तरह की शुद्धता का यहाँ पे बात नहीं होता है। यहाँ पे शुद्धता पदार्थ के रासायनिक संयोग और उसके अनुपात, उसके अवयव के आधार पे कहा गया है। तो इस आधार पे हम लोग शुद्धता का मापन करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखो, रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, तो ये सब है। तो यहाँ पे शुद्धता का कुछ और है दैनिक जीवन में, लेकिन हम लोग विज्ञान के अनुसार केमिस्ट्री में दूसरा पढ़ेंगे। तो तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं रसायन में। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है कि तत्व या यौगिक जब मिलते हैं बिना किसी रासायनिक संयोग के, तो वो मिश्रण कहलाते हैं। वो किसी रासायनिक संयोग से नहीं मिलते हैं, तो वो मिश्रण हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। हम लोग आगे अगला पृष्ठ में देखते हैं। मिश्रण में एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जो एक समान मिलावट होता है, उसका बनावट जो होता है एक जैसा होता है, मिक्स होता है अच्छे से। विषमांग मिश्रण होता है वो मिक्स बढ़िया से नहीं होता है, उसको अलग करना आसान होता है विषमांग मिश्रण को। और समांग मिश्रण को अलग करना बहुत कठिन होता है भौतिक प्रक्रिया से। जैसे कि नमक में पानी का मिश्रण हो जाता है, अति पानी में नमक का मिश्रण, समांगी मिश्रण। तो ये समांगी मिश्रण हो गया। दूध और पानी का मिश्रण, ये समांगी मिश्रण। इसको पृथक करना आसान नहीं है, लेकिन पानी में पत्थर मिला दिया, क्या हुआ? तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया, जो अलग अलग है। लेकिन इसका कोई क्लियर कट अंतर नहीं है समांगी और विषमांगी के, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसमें थोड़ा सा विलयन में दिया गया है, निलंबन और कोलाइड विलयन आगे बताया जाएगा। निस्यंदन क्या होता है? छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन बोलते हैं। फिल्टर करता है। जैसे कागज है, तो कागज में क्या किया, पानी डाल रहा है, तो ये छन्नक पत्र है। जैसे छानक पत्र होता है, मोटा टिश्यू पेपर होता है जिसमें पानी निकल जाता है और धूल कण मिट्टी ये सब जम जाता है, तो ये सब छन्नक पत्र होता है। इसको मोड़ के शंकु की तरह बनाया गया है, छन्नक शंकु। तो बीकर में पानी को छानने का प्रक्रिया दिखाया गया, इस प्रक्रिया को निस्यंदन बोलते हैं। आगे विलयन पढ़ेंगे। विलयन का दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है। विलयन जैसे ठोस का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर विलयन हम लोग समझते हैं द्रव का, या द्रव में भी ठोस मिला देते हैं, घुल जाता है, तो वो भी विलयन होता है। कई सारे उदाहरण हैं, अगले पृष्ठ में देखते हैं। मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातु को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तो वो एक मिश्र धातु हो जाता है। जैसे क्या होता है? पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया। पीतल में दो तरह का तत्व होता है, एक जिंक होता है 30% और कॉपर होता है 70%। इसका अनुपात याद रखना 3:7 का होता है। कई सारे कंपटीशन में पूछता है ये मिश्र धातु का अवयव। तो कुछ उदाहरण हम लोग गूगल से चेक कर लेते हैं। देखो, जेमिनी से पूछ ले क्या? कुछ मिश्र धातु और उसके अनुपाती तत्वों का उदाहरण दें।
और जस्ता का एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल का एक मिश्र धातु है और कांसा तांबा और टिन का एक मिश्र धातु है। क्या आप किसी खास मिश्र धातु के बारे में जानना चाहते हैं? इनके अनुपात को बताएं। पीतल में लगभग 67% तांबा और 33% जस्ता होता है। स्टेनलेस स्टील में लगभग 70% लोहा, 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है और कांसे में लगभग 88% तांबा और 12% टिन होता है। ठीक है, तो इसमें 33% बता दिया गूगल जेमिनी के द्वारा, और ये लगभग आसपास का आंकड़ा है, इससे हम लोग विवाद नहीं करेंगे। लेकिन प्रश्न अगर पूछा जाए किसी परीक्षा में तो हम लोग 30 और 70 ही जवाब देंगे। ठीक है, चलो। विलयन में दो घटक होता है, एक विलायक और एक होता है विलय। ठीक है, दो शब्द को याद रखना। विलयन के दो घटक, एक विलायक और एक विलय। विलय। विलय होता है जो चीज कम मात्रा में होगा उसको विलय बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में होगा विलायक होगा। जैसे नमक और पानी का मिश्रण है, तो पानी में नमक मिलाए कि नमक में पानी मिलाए? पानी में नमक मिलाए। तो पानी में अगर नमक मिलाए तो पानी हो गया विलायक और नमक हो गया विलयन। अब दूध और पानी मिला दिए तो विलायक और विलयन कौन हुआ? विलयन हुआ पानी और विलायक दूध। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर पानी कम है और दूध ज्यादा है, जैसे एक बाल्टी दूध में 1 लोटा पानी डाल दिए, तो विलायक हो गया दूध, विलयन हो गया, विलय हो गया पानी। वही उल्टा काम करते हैं। मान लो 1 बाल्टी पानी है, उसमें 1 गिलास दूध डाल दिए, तो पानी हो गया विलायक और विलय हो गया दूध। समझ आया? तो ये कोई फिक्स नहीं हुआ, जिसका अनुपात ज्यादा हो गया वो हो गया विलायक और जो कम हुआ विलय। चलो, मतलब जिसको घोल रहे हैं वो हो गया विलय, जिसमें घोल रहे हैं विलायक। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसका कुछ उदाहरण है, जैसे चीनी और जल का विलयन है, इसमें तरल में ठोस घोल दिए। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है 2 नंबर में, टिंचर आयोडीन इसी को बोलते हैं। अगर अल्कोहल मिला देते हैं आयोडीन में तो इसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन, याद रखना। और वातयुक्त पेय जैसे सोडा हो गया, वातयुक्त मतलब वो होता है ना सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कोका कोला हो गया, ये सब हो गया। इसमें क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मिला देता है लिक्विड में, तो लिक्विड में गैस डाल दिया। जैसे टिंचर आयोडीन में क्या था कि दोनों लिक्विड ही था, और चीनी जल में एक ठोस था और एक द्रव था। जैसे चीनी ठोस हो गया, जल हो गया द्रव। और गैस का भी विलयन होता है। जैसे हम लोग का जो वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% बाकी जो बचा कुचा है ना। चलो आगे देखते हैं। विलयन के गुण, इसको याद रखने योग्य बातें हैं। विलयन के गुण ये सब परीक्षा में पूछ सकता है 9th के एग्जाम में। विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, मतलब इसके कण बहुत छोटे छोटे होंगे, एक दूसरे में इतना अच्छा से घुला है कि इसको आसानी से पृथक नहीं कर सकते, उसी को समांगी मिश्रण बोले थे। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर होता है। nm मतलब नैनोमीटर, और नैनोमीटर मतलब हो गया 10⁻⁻⁹, मतलब 1/1 पर 9 शून्य देंगे उतना सा भाग हो गया 1 नैनोमीटर, बहुत छोटा हो गया। 1/10, 1/100, 1/1000 करते हैं ना, तो 1 का 1 पर 9 बार शून्य देंगे उतना भाग हो गया, बहुत छोटा हो गया, आंख से तो देखना असंभव हो गया। छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैला देती है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इस प्रभाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव, याद रखना, टिंडल इफेक्ट।
जब किसी प्रकाश माध्यम से गुजरती है और उसका प्रकाश जब दृश्य हो जाता है और मार्ग, तो उस प्रभाव को बोलते हैं टिंडल टिंडल प्रभाव। जैसे जंगल में कहीं से धूप आता है ना, पेड़ पौधा के बीच से छन के, तो उसका दिख जाता है रोशनी, रास्ता। या फिर देखना कभी धूल होगा बहुत ज्यादा, या नहीं तो धुआं होगा, उसमें टॉर्च मारेगा तो उधर दिख जाता है। नहीं तो कुहासा में देखना, टॉर्च अगर फोकस वाला मारता है दिख जाता है रोशनी, उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन का एक खासियत होता है कि उसको घुल जाने के बाद अच्छे से घुल जाएगा तो वो बैठता नहीं है। जैसे पानी और चीनी का नमक घोल है, तो घोल को छोड़ देंगे तो चीनी बैठ नहीं जाएगा। या फिर नमक और पानी का घोल है तो नमक नहीं बैठेगा पानी में, अगर घुल गया तो घुलने पहले तो बैठ ही जाएगा। लेकिन दूसरा धूल अगर मिला देंगे पानी में, कंकड़ मिला देंगे तो वो तो बैठ जाएगा। ठीक है। विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब हो गया कि कितना कड़ा घोल है, बोलते हैं ना कि बहुत गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया, उसी को बोलते हैं हम लोग सांद्रता हिंदी भाषा में, विज्ञान में। सांद्रता मतलब क्या हुआ, कितना गाढ़ा है। मतलब क्या हुआ कि अगर विलायक अधिक है, विलयन से तो अधिक नहीं होगा, लेकिन अपने मात्रा से थोड़ा ज्यादा हो गया तो थोड़ा सांद्र हो गया, मतलब कड़ा विलयन हो गया। थोड़ा कम मात्रा में मिलाए विलय तो थोड़ा तनु हो गया। तो सांद्रता को दो तरह से हम लोग बांटते हैं, एक तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन। सांद्र मतलब हो गया कि पूरा अथी कड़ा, और तनु क्या हो गया, थोड़ा पतला, जैसे होता ना कि बहुत पतला हो गया, गाढ़ा हो गया। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सत्तू घोलते हैं, तो सत्तू में पूरा पानी दे दिया तो क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, पतला हो गया, गाढ़ा हो गया जब ज्यादा दे दिए सत्तू तो उसी तरह होता है। तो तनु विलयन में होगा कि थोड़ा कम मात्रा में रहेगा जो मिलाते हैं विलय, और सांद्र में बहुत ज्यादा होगा। और सांद्र का ही दूसरा नाम है संतृप्त घोल। संतृप्त मतलब अब और नहीं घुलेगा। ये प्रैक्टिकल तुम कभी करके देखना, जैसे पानी में नमक घोलते हैं ना, तो घोल दो, फिर थोड़ा देर बाद फिर एक चुटकी नमक दे दो या एक चम्मच, फिर घोलो घोलो घोलो। इस तरह करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि अब नमक नहीं घुलेगा, डालेंगे तो अंदर चला जाएगा, बैठ जाएगा। जब पूरा घुल गया उचित मात्रा, तो इस स्थिति को बोलते हैं संतृप्त घोल, उसी को सांद्र विलयन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, दो सांद्र विलयन और तनु विलयन। ठीक है। चलो, कुछ क्रियाकलाप है, ये सब क्रियाकलाप हम लोग नहीं कर सकते हैं फिलहाल। इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। द्रव्यमान आयतन हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे ना, द्रव्यमान आयतन। द्रव्यमान विलयन के, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, इसका सूत्र ध्यान रखना। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100, ये सांद्रता का सूत्र है। ठीक है। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत के अनुसार कैसे निकालते हैं सांद्रता, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है। ये इसमें नीचे देखो, एक में आयतन है, एक में द्रव्यमान है। ठीक है, सूत्र को याद रखना। ये सांद्रता का सूत्र है, मतलब कितना गाढ़ा हुआ कोई विलयन। तो द्रव्यमान कितना प्रतिशत है, इस आधार पे कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, विलय कितना है विलयन में, विलयन मतलब टोटल घोल। जैसे 10 ग्राम है टोटल 100 ग्राम के घोल में, तो 10 बटा 100 गुना 100। ठीक है। लेकिन 100 पूरा घोल है, तो 10 ग्राम अगर विलेय है तो 90 ग्राम विलायक है, तब तो विलयन 100 हुआ। ये ध्यान रखना। अगर मान लो विलाय बोल देगा कि 20 ग्राम है विलेय
और 80 ग्राम है विलायक। विलायन। विलायक हाँ। तो विलियन हो गया 80 + 20 100। तो इसका सूत्र निकालेंगे तो 20/80 गुना 100, 20/100 गुना 100 सॉरी। तो इस तरह हो जाएगा 20% निकल जाएगा। उसी तरह है इसमें है द्रव्यमान ऊपर में और नीचे आयतन है। आयतन मतलब लीटर में नापते हैं ना जैसे, उस हिसाब से। चलो इसका एक उदाहरण देख लो, ये तो उदाहरण दिया हुआ है। और आयतन, आयतन का भी प्रतिशत होता है, आयतन बटा आयतन में विलेय का आयतन बटे विलायन, विलयन का आयतन गुना 100, गुना छूट गया इसे का, ठीक कोई नहीं। एक विलियन के 120 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता, तो इसमें देखो विलायक दिया हुआ है 40 ग्राम और विलियन है 320 ग्राम। तो चूंकि विलियन ही दे दिया है तो 40/320 गुना 100। अगर ये विलायक रहता तब दोनों को जोड़ के तब विलियन का मात्रा पहले निकालते, तब जाके सूत्र लगता। हो गया? अरे ये क्या कर दिया, गलती तो नहीं हो गया? ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, यहाँ देखो क्या गलती किया। एक विलयन के, अच्छा सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गया। एक विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में, विलियन नहीं है 320, विलायक है 320, और 40 ग्राम नमक विलेय है, तो विलायक और विलेय को जोड़ेंगे तब विलियन का मात्रा निकलेगा। तो 320 + 40 हो गया 360, तो टोटल हो गया 360 और 40 ग्राम घोले तो 40/360 गुना 100, ठीक है 40/360। हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर गए क्वेश्चन पढ़ने में। चलो निलंबन क्या है? निलंबन में क्या होता है, थोड़ा विषमांगी मिश्रण है, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा कण होता है। जैसे समांगी मिश्रण में छोटा कण था, इसमें थोड़ा बड़ा कण होगा तो निलंबन बोल दिए। इसका गुणधर्म ये याद रखने का चीज है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ये विषमांगी मिश्रण है निलंबन। तो विषमांगी मिश्रण में बड़ा बड़ा कण था, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे धूल कण मिला देते हैं पानी में, गर्दा वाला पानी होता है ना, वो गंदा पानी, तो उसमें तो दिख जाता है, तो निलंबन हो गया। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई पड़ना, इसी को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी हो जाता है। होता है छानन विधि द्वारा इन कणों को पृथक मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। छान के इसको अलग कर लेंगे, लेकिन उधर विलयन को अलग नहीं कर पाते थे। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तभी निलंबन समाप्त हो जाता है। विलयन में प्रकाश की किरणें प्रकीर्णन रुक जाता है। जब पानी पूरा बैठ जाएगा उसका धूल कण या फिर जो भी है निलंबन, तो निलंबन ही नहीं रहेगा उसका, तो प्रकाश पार हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा पानी। कोलाइड विलयन क्या होता है? तो कोलाइड विलयन होता है कि समूह 2 से प्राप्त कोलाइड होता है। निलंबन की अपेक्षा छोटा आकार होता है, ये भी समांगी लगता है लेकिन विषमांगी होता है। कोलाइड का थोड़ा सा है, मतलब क्या, जो विलयन था तो विलयन में भी एक प्रकार हो गया कोलाइड विलयन। तो कोलाइड विलयन में थोड़ा छोटा कण होगा निलंबन से, और ये दिखाई तो नहीं पड़ेगा लेकिन लगेगा कि समांगी विसरण है, लेकिन वास्तव में नहीं रहता है वो समांगी। इसके कुछ कोलाइड्स का उदाहरण है, इसको याद रखना, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। टिंडल प्रभाव, देखो हम बोल रहे थे बार बार, है ना। टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रकाश का किरण अगर किसी माध्यम से गुजरता है और दिखाई पड़ जाता है तो इसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। इसका उदाहरण देख लो यहाँ पे, ये मान लो साफ पानी है, पहला बोतल में पानी पार हो गया, दिखाई नहीं पड़ा तो टिंडल प्रभाव नहीं हुआ। इसमें मान लो कोई पानी घुला हुआ है कोई चीज, तो इसमें दिख जाता है पानी में रोशनी का रास्ता, तो टिंडल प्रभाव हो गया। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। दूध और पानी का मिश्रण, हाँ दूध और पानी मिला रहेगा तो पानी में दूध का में रोशनी मारने पे दिख जाएगा रास्ता, तो टिंडल प्रभाव हो गया। ये जंगल वाला उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पे।
ये चार्ट याद रखना, ठीक है, कंपटीशन वगैरह में पूछता है। कोलाइड का उदाहरण जैसे द्रव और गैस, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। जैसे वहां पे था ना विलयन में विलायक और विलेय, तो विलेय मतलब कम जो होता है, उसी तरह परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कि जो कम मात्रा में, परिप्रेक्षण माध्यम मतलब जो अधिक मात्रा में, एक तरह से विलायक हो गया, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो द्रव गैस में मिला हुआ है तो उसको एरोसोल बोलते हैं। उदाहरण हो गया कोहरा, बादल, कुहासा, इसको याद कर लेना। द्रव गैस में मिला। हाँ, ठोस मिला दिया किसमें? गैस में। गैस में, मतलब ठोस कम है गैस ज्यादा है, एरोसोल उसको बोलते हैं, उसका नाम है एरोसोल। उदाहरण हुआ धुआं। धुआं में क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है ठोस हवा के अंदर। स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट, मतलब जो ऑटोमेटिक गाड़ी चलता है ना, जैसे यहाँ देखना पीला टैक्सी कैसे धुआं फेंकता है, वही हो गया। गैस द्रव में, फॉर्म उसका उदाहरण है सेवी क्रीम में, द्रव में गैस मिला दिया। द्रव मिला दिया द्रव में, इमल्जन बोलते हैं, जैसे दूध उदाहरण है, फेस क्रीम उदाहरण है। ठोस, दूध वाला उदाहरण बहुत जरूरी है, और ये धुआं वाला उदाहरण याद रखना, और कोहरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस मिला दिया द्रव में, जिसको सोल बोलते हैं, मैग्नीशियम मिल। कीचड़, कीचड़ क्या है, ठोस मिला दिया द्रव में, मिट्टी होता है ना ठोस, पानी हो गया द्रव, मिल गया कीचड़। गैस में, गैस मिला दिए ठोस में तो उसको फॉर्म बोलते हैं, जैसे फॉर्म हो गया, रबड़ हो गया, स्पंज हो गया। म्यूजियम, फॉर्म देखना दो जगह था, और कहाँ था, हाँ उधर ऊपर फॉर्म लिखा हुआ, गैस में द्रव। द्रव में, द्रव मिला दिए ठोस में तो जेल बन गया, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, जेली हो गया। ठोस मिला दिए ठोस में तो उसको ठोस सोल बोलते हैं, जैसे रंगीन पत्थर, दूध या कांच। ये सब कुछ उदाहरण है, याद कर लेना, ठीक है। चलो, कोलाइड का गुण धर्म याद रखना। कोलाइड क्या हुआ, एक विषमांगी मिश्रण है कोलाइड। कोलाइड के कण का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक आंखों से नहीं देखा जा सकता है, पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग दृश्य बनते हैं। इसको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। अपकेंद्रीकरण क्या? बताते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको शांत छोड़ दिया जाता तो ये कण तल में बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, होना चाहिए मेरे ख्याल से। वही तो विषमांगी मिश्रण है जबकि। हाँ, विषमांगी ही है। अब केंद्रीकरण क्या होता है ना, जब हम लोग किसी को एक केंद्र में रख के चारों ओर पूरा घुमाते हैं ना, तो जो ज़्यादा ठोस चीज़ होता है वो बाहर की ओर चला जाता है, और जो हल्का चीज़ होता है केंद्र की तरफ चला जाता है। जैसे दूध मक्खन को मखता है ना, तो छाछ और अथी मक्खन अलग अलग हो जाता है। इसी विधि को बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। इसका यूट्यूब पे वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अपकेंद्रीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकेंद्रीकरण। कोलाइड विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था परिप्रेक्ष्य माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह घटक और प्रक्षिप्त कण को कोलाइड के रूप में रहता है, उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेप परिप्रेक्षण माध्यम डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस की अवस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो सारणी में था ये उदाहरण, ये फिर से समझ लो। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है, जिस चीज को घोल रहे हैं कम मात्रा में जो है। परिक्षेपण माध्यम क्या हुआ, जो अधिक मात्रा में है।
ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था को डिस्पर्स फेज कहा जाता है और परिक्षिप्त परिक्षेपण माध्यम को डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है, मतलब जो अधिक मात्रा में होता है। जैसे वहाँ पे क्या था, विलयन में विलायक और विलेय, तो विलायक जैसे था वैसे हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये तो पता होगा, पता है, थोड़ा सा और बचा। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको एक बार हो जाने के बाद दोबारा वापस ला सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो एक बार परिवर्तित होने के बाद दोबारा वापस नहीं कर सकते साधारण भौतिक विधि द्वारा। समझ में आया कुछ? भौतिक परिवर्तन में गुण धर्म नहीं बदलता है पदार्थ का, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का गुण धर्म बदल जाता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जैसे मोमबत्ती का पिघलना, क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। इसमें दोनों परिवर्तन होता है, ठीक है। हाँ, मोमबत्ती का जलना जैसे हो गया, जल गया तो रासायनिक परिवर्तन, और सिर्फ पिघल गया तो भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे पानी का पिघलना, अति बर्फ का पिघलना, ये हो गया भौतिक परिवर्तन, उसमें कोई बदला नहीं। लेकिन वही हो गया कोई चीज जल गया, जलना, तो रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, भौतिक। रासायनिक। दूध दही बन गया, वापस दही से दूध नहीं बन सकता, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ उदाहरण याद रखना, समझना। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक और रासायनिक दोनों है। तो जल गया तब तो वो रासायनिक परिवर्तन हुआ, लेकिन सिर्फ वो जो पिघल रहा है वो भौतिक हुआ। इसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ, उसका वर्गीकरण करना है प्रश्न में। पेड़ काटना क्या हुआ, भौतिक की रासायनिक? लकड़ी तो लकड़ी ही रह गया, कुछ बदला क्या? तो पेड़ काटना एक भौतिक परिवर्तन हो गया। मक्खन का बर्तन में पिघलना क्या हुआ, भौतिक। भौतिक। फटाफट बता दो। अलमारी में जंग लगना, रासायनिक। रासायनिक। जंग जब लग जाता है तो वो लोहा रासायनिक अभिक्रिया कर जाता है और वापस नहीं होगा। जल उबलकर वाष्प बनना, रासायनिक। रासायनिक। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों का विघटित होना, रासायनिक। जब जल में करंट गया तो ये भौतिक हुआ, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया, ये रासायनिक हो गया। जल में साधारण नमक का घुलना, भौतिक। भौतिक। घोल दिए तो उसमें कुछ नया नहीं बना। फल से सलाद बनाना, भौतिक। भौतिक। फल का पकना, फल का पकना, रासायनिक। रासायनिक। लकड़ी और कागज का जलना, रासायनिक। सही। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयास करें। किचन में जैसे बहुत सारा सामान रहता है, कल हमको बताना कौन शुद्ध पदार्थ है, कौन मिश्रण हुआ। शुद्ध में वही होता है तत्व और यौगिक होता है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक होता है। तत्व के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण। और तत्वों का वर्गीकरण 10th में है बस। एंटोनी क्लोरेंट लेवोजियर एक फ्रांस का वैज्ञानिक था जो कि आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। आधुनिक दिया था ना, कौन दिया था तत्वों का वर्गीकरण? अच्छा, ये पहली बार किया था, सॉरी, लेवोजियर। आधुनिक था हेनरी मोजले था, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले का था। तो तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु, उपधातु में बांटा गया है। धातु हो गया जो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, चमकता है, आवाज करता है, बिजली पास करता है, ये सब धातु हो गया। अधातु हो गया उसका उल्टा। उपधातु हो गया जो दोनों का गुण प्रदर्शित करे। जैसे उपधातु में हो गया जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। धातु का कुछ कुछ गुण है, चमकीला होता है, सफेद चांदी या सोने की तरह पीला होता है, ताप और विद्युत का चालक होता है, तन्य होता है मतलब टाउन के तार बना देंगे, आघात वर्धन मतलब होता है पीट कर वो
पतला चादर बना देंगे। प्रतिध्वनि पूर्ण मतलब हो गया आवाज करेगा, आवाज। टन झन ये सब करता है। उसका उदाहरण कुछ कुछ है, सोना चांदी पोटेशियम सोडियम ये सब। पारा एक ऐसा धातु है जो ठोस द्रव। अवस्था में नहीं होता है, द्रव द्रव में अवस्था में। होता है। तो इसको पीटने पे आवाज कैसे करेगा? हम्म, तो ये आवाज नहीं करेगा, इसका थोड़ा अलग गुण है। और अधातु में ब्रोमीन जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब गैस होता है, वो ठोस जल्दी नहीं होता है। और धातु क्या होता है, अलग अलग रंग का होता है, ताप का कुछ अलग। इसका अपवाद भी है, ठीक है, तो गूगल सर्च कर लेना तो बहुत सारा इसका अपवाद भी मिल जाएगा। ये जानने वाला चीज है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है और इसमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित। आदमी भी तत्व बना देता है आजकल, मतलब आदमी भगवान से आगे जा चुका है। पहले सोचता था भगवान तत्व बनाया, अब आदमी बना देता है। अधिकतर तत्व ठोस है, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। गैस में मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो सब है। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा हो गया धातु, ब्रोमीन हो गया अधातु। गैलियम सीजियम कमरे के ताप पर होता है, द्रव अवस्था में ले जा सकते हैं। थोड़ा सा गर्म कर देंगे ना, कमरे के ताप से थोड़ा सा अधिक करेंगे गैलियम और सीजियम तो वो गल जाएगा, ठीक, क्योंकि उसका गलनांक बहुत कम होता है। चलो, यौगिक 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलता है, उसका संयोजन होता है तो यौगिक बनता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्व जब रासायनिक अभिक्रिया के तहत एक निश्चित अनुपात में मिलता है। उदाहरण हो गया जल, नमक NaCl हो गया, H2O हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सब यौगिक है, ठीक है। जल किसका किसका यौगिक है, किस किस तत्वों से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस अनुपात में? 2:1, ठीक है। यहाँ कुछ क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप कर सकते हैं हम लोग। अब उत्तर देने के लिए है, उत्तर दे लेना, पढ़ लेना, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्वलनशील। हाइड्रोजन बता देते हैं, एक गंधहीन होता है और ज्वलनशील होता है हाइड्रोजन गैस। सल्फर गैस अंडे की तरह महकता है, ये सब शायद ये है ना, सल्फर का कोई यौगिक मिलाता है जो सिलेंडर होता है ना गैस का, उसमें। मिश्रण और यौगिक का कुछ अंतर दिए हुए हैं, इसको देख लेना। मिश्रण, तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु एक नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यौगिक में क्या होता है, रासायनिक क्रिया करके बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। मिश्रण का संघटक परिवर्तनीय होता है, थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं अनुपात, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यौगिक में अनुपात बदलेगा तो फिर वो यौगिक ही नहीं रहेगा, नया यौगिक बन जाएगा या तो हट जाएगा। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है और नया पदार्थ बन जाता है यौगिक में। जो चीज से बनाए वो चीज रहेगा ही नहीं, नया बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाए, ना हाइड्रोजन का गुण रहेगा ना ऑक्सीजन का, नया गुण हो जाएगा। जैसे दही है, दही तो ऐसे यौगिक नहीं हुआ, उसका उदाहरण देना ठीक नहीं है। घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है मिश्रण में, यौगिक में उसको भौतिक विधि से अलग नहीं होगा, रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि से करना पड़ता है। तो इसको कुछ कुछ पढ़ लेना। और ये वाला चार्ट याद रखना, देखो पदार्थ है, पदार्थ 3 अवस्था में, ठोस द्रव गैस। पदार्थ 2 तरह का, एक शुद्ध है और एक मिश्रण है। अशुद्ध नहीं बोलेंगे, यहाँ शुद्ध अशुद्ध नहीं है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में है तत्व यौगिक, तत्व को और ज्यादा विभाग नहीं किया जा सकता शुद्ध पदार्थ में, ठीक है। यह एक मौलिक इकाई होता है, परमाणु से बनते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं तत्व यौगिक। 2 तरह के तत्वों से, 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलता है, उदाहरण है ही तत्व और यौगिक का। और तत्व का एक मौलिक इकाई होता है परमाणु और यौगिक का एक मौलिक इकाई होता है अणु, ठीक है। यौगिक का सबसे छोटा कण को क्या बोलेंगे? अणु। हाइड्रोजन जैसे जल का अणु, नमक का अणु। और तत्व का एक छोटा कण परमाणु,
परमाणु, जैसे हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन हम्म। परमाणु। मिश्रण दो तरह का है, समांगी और विषमांगी। समांगी। समान घटक होता है और उसमें असमान घटक होता है। हम्म। समांगी मिश्रण का उदाहरण दिए थे हम लोग, जैसे नमक जल में मिला दिए, ठीक है। और असमान मिश्रण जिसका अनुपात कोई फिक्स नहीं है और बड़ा बड़ा कण होता है, जैसे तैसे मिला दिए, दिखाई पड़ जाता है, ये सब भी समांगी मिश्रण है। तो ये हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ लिए, चैप्टर खत्म हो गया। इसका प्रश्न उत्तर कर लेना, जो ना समझ में आए पूछ लेना। धन्यवाद।